हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। ठीक है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के प्रभाव पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहला है अवस्था, कि जिनमें अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है उनमें उनकी अवस्था कैसी होती है। तो वो द्रव और ठोस, ज्यादातर दो रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा पॉइंट है घनत्व। घनत्व देखिए, घनत्व क्या है? HF का एक अणु दूसरे अणु के पास में आ रहा है, यानी कि अणुओं के बीच की दूरी कम हो रही है। दूरी कम हो रही है मतलब द्रव, गैस, ठोस, अणु पास पास, थोड़े दूर दूर, बहुत दूर दूर। अगर अणु पास पास आएंगे तो उनकी अवस्था में चेंजिंग होगी, यानी कि ठोस अवस्था में जा रहा है। और ठोस अवस्था में जा रहा है यानी कि घनत्व बढ़ रहा है। अणु पास पास आ रहा है यानी कि घनत्व बढ़ेगा, अधिक होगा। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिकों का घनत्व अधिक होता है। क्लियर? क्लियर है ना? अगली है गलनांक एवं क्वथनांक। अब देखो, घनत्व बढ़ेगा मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग, एक को मेल्ट करना एक को बॉयल करना। दोनों में देखिए पास पास आ रहा है, चाहे मेल्टिंग हो चाहे बॉइलिंग हो, दोनों ही क्या होगा? उच्च होगा, यानी कि अधिक होगा। सिंपल सी बात है, चेक कर लो। अणु पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, आकर्षण बल बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है। गलना, गलाना है यानी कि अणुओं को दूर दूर करना है, ऊष्मा अधिक देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा अधिक। अगर उसको क्वथनांक यानी कि वाष्प में ले जाना है तब भी ऊष्मा देनी है, तब भी अणुओं को दूर करना है। अणुओं को दूर करना है यानी कि ऊष्मा अधिक देनी होगी। क्लियर? इसके बाद में अगला है वाष्पशीलता। वाष्पशीलता, गौर करिए, ध्यान से सुनिए। वाष्पशीलता, अब देखिए अणु जब पास पास आ रहे हैं तो वाष्प में बदलने की घटना क्या होगी? कम हो जाएगी, वाष्पशीलता कम होगी। जितने ज्यादा दूर दूर होंगे उतनी तेजी से वाष्प में बदलेंगे। अणु पास पास हैं तो वेपराइज कम होंगे। ठीक है ना? वाष्पशीलता, अब देखिए, अब कहीं पर पानी रखा हो, जल, और कहीं पर बर्फ रखा हो, कौन जल्दी वेपराइज होगा? ये, क्योंकि इसमें जो है अणु दूर दूर हैं और इसमें अणु पास पास हैं। ठीक है ना? क्लियर है ना? और बर्फ से पानी बनेगा, फिर पानी वाष्प बनेगा, और यहां पे डायरेक्ट पानी है, पानी है मतलब सीधे वाष्प में बनेगा। फिर इसके बाद में आता है वाष्प दाब। वाष्प दाब, जब वाष्पशीलता कम होगी तो वाष्प दाब भी कम होगा, कम होगा। जैसे देखो, ये लिक्विड भरा हुआ है और इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया, तो यहां पर से अणु जो हैं, मान लीजिए ये पहले वेपराइज हो रहा था ज्यादा, तो अणु ऊपर जा रहे थे,
और जगह बंद होने के कारण पुनः वो नीचे आ रहे थे, नीचे आ रहे थे, और यहां पे जैसे ही जो ये अणु वाष्प में बदल रहे थे, ठीक है ना, वो ऊपर गए। अब यहां पे देखो, यहां से बाहर निकलने की जगह नहीं है, तो पुनः वो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो वो दाब लगाएंगे, इसी लिक्विड के ऊपर दाब लगाएंगे, इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। तो यहां पे देखो, वेपराइज ज्यादा, वाष्पशीलता मतलब वाष्प में जितना ज्यादा होगा, वाष्प में अणु जितने ज्यादा बनेंगे लिक्विड के, उतने अणु ज्यादा लौट के आएंगे, जितने ज्यादा लौट के आएंगे उतना ज्यादा दाब लगाएंगे। और जब यहां पर वाष्पशीलता कम हो रही है, मतलब वाष्प द्रव के अणु वाष्प में कम बदलेंगे, तो वाष्प दाब भी कम होगा। इसके बाद में जल में विलेयता, या जल में विलय होगा, सीधे लिख सकते हो, जल में विलय होगा। क्लियर है? जल में विलय होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अवस्था द्रव या ठोस, घनत्व तो अधिक होगा, गलनांक क्वथनांक अधिक होगा, वाष्पशीलता कम होगी, वाष्प दाब कम होगा, जल में विलय होगा, जल में घुल जाएगा। क्लियर? अब क्या था? अंत अणुक हाइड्रोजन बंध, ये वाला पूरा का पूरा उल्टा होगा। यहां देखो, अवस्था, उससे पहले वाले में द्रव ठोस, तो बची क्या उनसी अवस्था? ये गैस। घनत्व तो अधिक, यहां पे कम। गलनांक एवं क्वथनांक, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको उस दिन जब एग्जाम्पल दिया था तो क्या दिया था, याद है ना? यही दिया था। वो अपने ही अणु में बना रहा था, अपने दूसरे अणु के साथ नहीं, अपने ही अणु में बना रहा था। तो इस पे जो है माइनस, इस पर प्लस, तो यहां पर जो है माइनस वाला चार्ज बढ़ने लगेगा, तो यहां पे इनके बीच में दूरी बढ़ने लगेगी, अणु एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। अणु दूर होने लगेंगे यानी कि गैस अवस्था में जाएगा, और गैस अवस्था में जाएगा तो घनत्व तो कम होगा। सिंपल सी बात है, कोई गैस है, ये पेन है, ठोस है, चला के मारो आपके तेज लगेगा, कोई गैस हो वो चला के मारो धीमी लगेगी। गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक मतलब गलाना है, वो पहले से ही गैस में, ठंडा कर दीजिए गलनांक, ठीक है ना, ठंडा करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं पड़ेगा। वाष्पशीलता, गलनांक एवं क्वथनांक ये भी कम होगा, जब घनत्व तो कम है तो ये भी कम। वाष्पशीलता अधिक होगी क्योंकि वो वाष्प पहले से ही है। वाष्प दाब भी अधिक होगा। जल में अविलय होगा, सब उल्टा है इसका, नोट कर लीजिए, सारे के सारे गुण नोट कर लीजिए। क्लियर है ना? ओके ना? चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से करिए उनको, सुनिए। पहला क्वेश्चन है H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? कारण सहित समझाओ या स्पष्ट करो, जो भी लिखना चाहो। H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है कि ये तीनों अगर हाइड्रोजन से जुड़े हैं तो हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। क्या इनमें से कोई जुड़ा है हाइड्रोजन से? ऑक्सीजन जुड़ा है। क्लियर? तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन बंध है, तो लिखिए H2O द्रव है जबकि H2S
गैस है, क्योंकि H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है और हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए H2O द्रव है, जबकि H2S में केंद्रीय परमाणु सल्फर है, जो ऑक्सीजन से कम ऋण विद्युतीय तत्व है और सल्फर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इसलिए H2S गैस है। अगर एक नंबर में आए तो केवल इतना ही लिख देना कि H2O में या H2O हाइड्रोजन बंध बनाता है, H2S नहीं। 2 नंबर में आए तो इतना लिख देना, ठीक है ना? ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल जल में विलय होता है, क्यों? कारण सहित समझाओ। ओके, अपने आप करना इसको, इसका आंसर सेंड करना, ठीक है ना? HF ठोस होता है, जबकि HI गैस होता है, क्यों? कारण सहित स्पष्ट करो, ठीक है? कारण सहित स्पष्ट करो। अगला क्वेश्चन, अल्कोहलों का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्यों? कारण सहित समझाओ। क्लियर हो गया? क्लियर? चल,
आगे देखिए, आगे लिखिए। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल की तुलना में ईथर की वाष्पशीलता अधिक होती है, क्यों? कारण सहित समझाओ। अल्कोहल की तुलना में ईथर का वाष्प दाब अधिक होता है, क्यों? कारण सही समझाओ। हो गया ना? क्लियर? चल, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं और भी मैं करा दूंगा बाद में। कर लिया? नोट कर लिया ना? हो गया ना? धन्यवाद।